नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच उनके प्रतिनिधिमंडलों के बीच करीब 82 मिनट तक तकनीकी स्तर की अहम बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका पहले से भी बड़ा सैन्य हमला करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश से कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को हिजबुल्लाह पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए उसे रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है। उधर स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका ईरान वार्ता में दोनों पक्षों ने सकारात्मक बात बताई है। ईरान ने कहा है कि बातचीत के दौरान विदेशों में फ्रीज की गई उसकी संपत्ति को वापस करने और ऊर्जा क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईरान का कहना है कि यदि इन वादों को व्यवहार में लागू किया जाता है तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी वार्ता के बाद कहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने की पूरी कोशिश जारी है। वेंस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के संबंधों में नया अध्याय शुरू हो और आने वाले 10 वर्षों में पश्चिम एशिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाए। पाकिस्तान और कतर इस पूरी शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी स्विट्जरलैंड दोनों पहुंचे हैं, जबकि कतर के प्रतिनिधि भी वार्ता में शामिल रहे। दोनों देशों का कहना है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के स्थायी शांति बनाए रखना है। हालांकि बातचीत के साथ साथ तनाव भी कम होता नजर नहीं आ रहा। ईरान की IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट के पास गुजरने वाले जहाज़ों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 67 जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजर चुके हैं और तेल आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने एक वैश्विक समुद्री मार्ग भी तैयार कर लिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। भारत के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय झंडे वाली 3 तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर गए हैं। आपको बता दें कि वे टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इन जहाज़ों में करीब 8.6 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल और 94 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद हैं। इसी बीच लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी करेगी और देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं इजरायली सेना प्रमुख ने सैनिकों को किसी भी स्थिति में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि युद्ध विराम बेहद नाजुक है और लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार की अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का विरोध किया है। आरोप है कि अमेरिका लेबनान पर ऐसी शर्तें थोपना चाहता है जिससे देश की संप्रभुता कमजोर हो सकती है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में अब तक 4106 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 12,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रहे हमलों से मानवीय संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इधर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका की चेतावनी को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो ईरान अपनी सुरक्षा के लिए उचित दबाव देगा और जवाबी कार्रवाई भी करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर खाड़ी देशों के शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है
और दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी कई दौरे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही सैन्य बयानबाजी, लेबनान में जारी संघर्ष और हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में जो है शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीतिक प्रयास तनाव करने में कितना सफल होता है और क्या दोनों देशों में जो है अस्थायी समझौते पर मुहर लग सकती है। वही अगली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का जो है एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। वेंस ने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी में दो बेहद महत्वपूर्ण भारतीय पाकिस्तानी लोग हैं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता चल रही है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में जेडी वेंस ने कहा कि मेरी जिंदगी में दो सबसे अहम भारतीय पाकिस्तानी लोग हैं। एक मेरी भारतीय पत्नी उषा वेंस है और दूसरी ओर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। वेंस का बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। पाकिस्तान और कतर इस पूरी वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत को जो है आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आसिम मुनीर को जो है खुलकर उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने शायद किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में मुनीर से ज्यादा बातचीत की हो। वेंस के मुताबिक जो है शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। वेंस ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका और मध्यस्थता नहीं होती तो अमेरिका और इजराइल के बीच इस स्तर की बातचीत संभव नहीं हो पाती। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी सराहना करते हुए उन्हें एक प्रभावी नेता बताया। इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौरे की बातचीत के बाद जेडी वेंस पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 2 दशकों से दोनों देशों के बीच इस तरह की गंभीर बातचीत नहीं हुई थी और पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने का अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान वेंस ने अपनी पत्नी उषा वेंस का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने अपनी मां को उषा के बारे में बताया तो उनकी मां जो है पहले से ही उन्होंने पूछा था कि वे किस समुदाय से है। वेंस ने बताया कि उनकी मुलाकात उषा से साल 2010 में येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों ने जो है कुछ वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद 2014 में शादी की थी। उनका कहना है कि उनकी शादी में हिंदू परंपराओं का पालन किया गया था। आज दोनों 3 बच्चों के माता पिता हैं और उनका परिवार जल्द ही चौथे बच्चे का स्वागत करने वाला है। वेंस पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी पत्नी के भारतीय मूल और उनके परिवार की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि वेंस का ये बयान मजाकिया अंदाज में दिया गया था, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान की भूमिका की सराहना माना है, जबकि कई लोगों ने उनकी पत्नी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की एक साथ की गई तुलना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। फिलहाल दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर टिकी हुई है। ऐसे समय में जेडी वेंस का ये बयान कूटनीतिक माहौल के बीच चर्चा का नया विषय बन गया है। वहीं ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका इस वार्ता को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता को महत्वपूर्ण मान रहा है। वही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा जो है दान और वित्तीय प्रबंधन में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच जो है अब तेजी से हो रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा कदम उठाते हुए मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों की जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने रविवार को लखनऊ रवाना होने से पहले ये आदेश जारी किया और इस फैसले के बाद मंदिर ट्रस्ट और प्रशासनिक
हलचल जो है तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए संबंधित लोगों का अयोध्या में मौजूद रहना आवश्यक है। राम मंदिर में मिले दान के कथित दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एक विशेष जांच दल का गठन किया था। बताया जा रहा है कि यह जांच मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर शुरू की गई थी ताकि सभी आरोपों को जो है निष्पक्ष तरीके से जांचा जा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान जुटाई जा रही सभी जानकारियों को जो है डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है। पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए बयान, दस्तावेजों की जांच और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसआईटी अपनी दैनिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रही है। जांच पूरी होने के बाद जो है विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों की चिंता और भी बढ़ा दी है। सूत्रों का दावा है कि भगवान राम को चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषण, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी पाई गई है। जांच अधिकारियों ने जब ट्रस्ट पदाधिकारियों से इन आभूषणों और कीमती वस्तुओं का पूरा हिसाब मांगा तो वे संतोषजनक जो है जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर में प्राप्त सभी कीमती जो है वस्तुओं का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा गया था या फिर नहीं। उनके संरक्षण तथा प्रबंधन में किस प्रकार की लापरवाही या फिर गड़बड़ी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी कथित गड़बड़ी उस समय सामने आई जब कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 2 महीने तक प्रतिदिन करीब 10 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन कर रहे थे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दान पेटियां बेहद तेजी से भर रही थी और कई बार जो है मात्र 2 घंटे के भीतर ही नोटों से जो है दान पेटियां भर जाती थी। जांच एजेंसियों का जो है अब ये जानने का जो है प्रयास कर रही है जांच एजेंसियां कि उस दौरान प्राप्त दान की वास्तविक राशि क्या थी और उसका लेखा जोखा कैसे रखा गया था और क्या सभी दान की रकम को नियमानुसार दर्ज किया गया था। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि दान पेटियों से निकाली गई राशि को किस प्रकार सुरक्षित जो है रखा गया था और बाद में उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया था। यह मामला केवल दान राशि तक सीमित नहीं है। एसआईटी मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों का सौदा भी गहन जांच के दायरे में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने अलग अलग चरणों में लगभग 71 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इन जमीनों को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदा गया था। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसे एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी माना जाएगा। जांच अधिकारी जमीन खरीद से जुड़े सभी दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि जमीनों की कीमत तय करने की प्रक्रिया क्या थी और क्या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई थी। राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई निर्माण सामग्री की भी जांच की जा रही है। एसआईटी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उचित दरों पर खरीदी गई थी या फिर नहीं। यदि किसी सामग्री को बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खरीदा गया तो उसके पीछे कारण क्या थे, इसका भी जांच हो रहा है। इसके लिए संबंधित बिल, भुगतान रिकॉर्ड और जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। जांच टीम ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन पूरी तरीके से पारदर्शी रहे हों। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने दान और वित्तीय प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। एसआईटी की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर ना आए।
तो आपको बता दें कि फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियां वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की भी गहराई से पड़ताल कर रही हैं। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जबकि आरोप गलत पाए जाने पर जांच रिपोर्ट के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राम मंदिर देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर से प्राप्त दान और उनके प्रबंधन से जुड़े किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसआईटी की ओर से उठाए गए हालिया कदम ये संकेत देते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। अब सभी की नजर जांच की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बता दें कि अगली खबर राम मंदिर से ही जुड़ी हुई है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे शंकराचार्य ने इस पूरे मामले में कई अहम बातें कही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की सराहना की जिसमें अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात नहीं की। शंकराचार्य ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हों तो जांच पूरी होने तक उससे दूरी बनाए रखना उचित होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये निर्णय सराहनीय है, क्योंकि किसी भी आरोपी व्यक्ति से बिना जांच पूरी हुए मुलाकात नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार इससे निष्पक्ष जांच का संदेश जाता है और लोगों का भरोसा भी बना रहता है। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले पर बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इस मामले में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि गोबर से पैसे मिलने की बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है और जो लोग इस मामले में आवाज उठाते हैं उन्हें पद से हटा दिया जाता है। उनके मुताबिक ये सभी बातें जांच का विषय हैं और इन्हें गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिस मामले से देश की सर्वोच्च संस्थाएं जुड़ी हो उसकी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। इस दौरान शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान गौ सेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई के समय नृपेंद्र मिश्रा महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्होंने कहा कि उस घटना की याद आज भी उन्हें दुख पहुंचाती है और इसी वजह से उन्होंने राम मंदिर परिसर को देखकर उन्हें पीड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के राम मंदिर न जाने के सवाल पर शंकराचार्य ने टिप्पणी करते हुए बचाव किया। उन्होंने पूरी तरीके से इस पर ये बोला कि ये उस दल का विषय है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। गौरक्षा के मुद्दा पर शंकराचार्य ने लोगों से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता को ऐसे उम्मीदवारों को और दलों को समर्थन देना चाहिए जो गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। उनका कहना था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का प्रयास करने वाले दलों का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आज़ादी के बाद अब तक कोई भी सरकार गौ संरक्षण के मामले में पूरी तरीके से सफल नहीं रही है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि मतदाता एकजुट होकर गौ रक्षा को चुनावी मुद्दा बनाए, जो राजनीतिक दल इस दिशा में गंभीर काम करे। उनका ये भी मानना है कि जनता का वोट बहुत ताकतवर होता है और उसका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। चुनाव और लोकतंत्र पर भी शंकराचार्य ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव में होने वाली कथित धांधली पूरे मतदान में नहीं बल्कि कुछ प्रतिशत वोटों तक सीमित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों और विधायकों की कथित खरीद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की बोली लगाना बेहद दुखद है। उन्होंने इसकी तुलना आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी से करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के नजरिए से गलत हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है तो लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास कम हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को जनता
जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। शामली निवासी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज से जुड़े विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि किसी व्यक्ति की वजह से पूरे जिले की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि शामली विद्वानों और संतों की भूमि है और उसे उसकी पहचान से याद किया जाना चाहिए। इधर राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष जांच दल एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अब सभी की नजरें अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं और सरकार की अगली कार्रवाई क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से वहां शुरुआत हुई है तब से हो रही है। और आप याद करिए, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो चंपत राय जी, जो कि सर्वे सर्वा है वहां पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV7 भारत। नमस्कार। सफर की धूप तो कब की उसके कदमों